नमस्कार। डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए सबसे पहले अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। कहा, अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करने का मिला सौभाग्य। आज पूर्वोत्तर को मोदी की गारंटी पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएन गोयनका शताब्दी वर्ष समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। विपश्यना को बताया विश्व की प्राचीन भारतीय पद्धति की अद्भुत देन। कहा, एकजुटता की भावना और एकता की शक्ति विकसित भारत का आधार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन के समापन समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रपति ने न्याय के विभिन्न आयामों में सामाजिक न्याय को शामिल करने पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री ने 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में नहीं कर सकते न्याय। दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर एक्शन में क्राइम ब्रांच। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को झूठे आरोपों का देना होगा जवाब। देश भर में भाजपा का गांव चलो अभियान। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मकसद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से बदला मौसम। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सड़क यातायात पर असर। और विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर बनाए 67 रन। शुभमन गिल की शतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा 399 रन का लक्ष्य। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुवाहाटी के खानापारा में वेटनरी कॉलेज खेल के मैदान में उमड़े जन समुदाय ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय असम यात्रा पर राज्य के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में असम सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत का मौजूदा सरकार ने समुचित विकास किया है। आप भी जानते हैं कि 10 साल पहले असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में रेल यात्रा और हवाई यात्रा बहुत ही सीमित थी। सड़कें संकरी भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िए, एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई घंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों का आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, एनडीए सरकार ने बदला है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां विकास पर होने वाले खर्च को 4 गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवे ट्रैक की लंबाई
1900 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाई गई। 2014 से पहले की तुलना में रेल बजट करीब करीब 400% बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधानमंत्री आपके आसाम से चुन करके जाते थे। उससे ज्यादा काम ये आपका साथी कर रहा है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया उसमें कामाख्या मंदिर के दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मां कामाख्या दिव्य परियोजना की आधारशिला भी शामिल रही। ये तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और विरासत दोनों के एक साथ लेकर उनको कार्य कर रही है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फुटबॉल के लिए एक विश्व स्तरीय मैदान और बराक घाटी के लिए करीमनगर में मेडिकल कॉलेज विकास की आधारशिला रखी। वहीं 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सड़क उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई। गोपीनाथ हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़कों का शिलान्यास, वहीं 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का उन्नयन, जिनमें 38 पुलों सहित 43 सड़कें शामिल हैं। डोलाबारी से जुम्बुगुरी और विश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक की 2 4 लेन परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिससे ईटानगर से कनेक्टिविटी और भी बेहतर और सुगम होगी। 2014 तक यहां सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज 2 और नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। इससे अब ईटानगर तक कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, आप सभी लोगों की मुश्किलें और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आचार्य एस.एन. गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि गोयनका का जीवन पूरे विश्व के लिए था। विपश्यना के गोयनका जी के अद्वितीय योगदान को प्रधानमंत्री ने याद किया। प्रधानमंत्री ने भारत के प्राचीन विज्ञान को आगे बढ़कर अपनाने और इस पर गर्व करने का आह्वान किया। विपश्यना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। इसका महत्व
तब भी था जब हजारों वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ और आज के जीवन में ये और भी प्रासंगिक हो गई है। आज दुनिया जिस तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है, उसका समाधान करने की बड़ी शक्ति विपश्यना में भी समाहित है। गुरुजी के प्रयासों की वजह से दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने ध्यान के महत्व को समझा है और इसे अपनाया है। आचार्य श्री गोयनका जी उन महान लोगों में से हैं जिन्होंने विपश्यना को फिर से एक वैश्विक पहचान दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ यानी CLA, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन के समापन समारोह यानी CASGC को संबोधित किया। इस मौके पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन का विषय न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां हैं। इस सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों जैसे न्यायिक परिवर्तन और वकालत के नैतिक आयामों, कार्यकारी जवाबदेही और मौजूदा कानूनी शिक्षा में बदलाव पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत के पास देने के लिए काफी कुछ है। उन्होंने भारत को न सिर्फ बड़ा लोकतंत्र बताया बल्कि इसे सबसे पुराना लोकतंत्र भी बताया। India, as many observers abroad have also noted, has emerged as a key stakeholder in the global discourse. I am confident that India has much to offer when it comes to international issues in justice delivery. India is not only the biggest democracy, but history shows that it is also the oldest democracy. With that rich and long democratic heritage, we can offer our learning in justice delivery in modern times. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जिस तरह से परिदृश्य बदल रहा है, उसी तरह न्यायपालिका को भी बदलना होगा। उन्होंने कहा कि सीमा पार चुनौतियों को देखते हुए न्याय की पूरी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस के मद्देनजर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है, इसको न्याय की पूरी प्रक्रिया में एडॉप्ट करना पड़ेगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर सकते। और अब ये जो 3 कानून जिसका जिक्र सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर ने किया, मैं कहना चाहूंगा कि ये 3 कानूनों के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विश्व की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। पुलिस उन्हें आप विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाने को लेकर नोटिस देना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। कल आतिशी दिल्ली से बाहर थीं, इसलिए आज उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी। आतिशी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच के ACP आज खुद आतिशी के घर नोटिस थमाने पहुंचे थे। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने आप नेताओं को नोटिस देने के मामले पर कहा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने अगर झूठ बोला है तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा और उन्हें कानून का सामना करना ही होगा। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी से दिल्ली की क्राइम ब्रांच सबूत मांग रही है और उन्हें ये सबूत देना पड़ेगा। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के अपनी पार्टी के विधायकों को खरीदने के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को सरासर झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसने वाले हैं, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सामने आएगा कि कोई भी विधायक को फ़ोन नहीं आया, कोई भी किसी से नहीं मिला, और ये सारी जो है अपना मनगढ़ंत कहानियां हैं, केवल अपनी छवि को बचाने के लिए, केवल जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं ईडी में और मैं ये अपना शराब के केस में फंसता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मालदा में छात्रा की हत्या के मामले की जांच होनी चाहिए। मालदा में पिछले सोमवार को अपहृत 9 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसका शव मालदा में एक इलाके में फेंक दिया गया था। पूरा नेक्सस चल रहा है ड्रग्स का मालदा में, और इसके कारण इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो प्रशासन को एक तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, और भी बड़ा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो परिवार की भी मांग है कि जो एक्यूज है उसको फांसी मिले, जनता की मांग वही है ये। और उसके साथ साथ प्रशासन को सख्त होना है। प्रशासन, ममता बनर्जी आ रही थी, इसके लिए प्रशासन ने बॉडी रिकवर करने में टाइम लगा दिया, लगभग 70-72 घंटा चला गया बॉडी रिकवर करने में। इससे पहले अगर प्रशासन जागता तो शायद बच जाता। बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के विवादित बयान को लेकर उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने बजट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुरेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि दक्षिण भारत का पैसा उत्तर भारत को आवंटित किया जाता है। इस दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी भी की थी, जिसे लेकर भाजपा डीके सुरेश के खिलाफ लगातार हमलावर है। आज भाजपा ने कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान चला रही है। ये अभियान 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 7 लाख गांव और शहरों के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता की मौजूदगी रहेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें लगभग 30 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अभियान के तहत संगठन के 988 जिलों और 16,188 मंडलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। राजस्थान के जयपुर में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिस्सा लिया। आगामी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रविवार को एक प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी की थीम है शक्ति फेयर एंड फियर्स, जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। इस प्रदर्शनी में विविध कलाकृतियों भारत की विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण कढ़ाई परंपराओं को उजागर करती हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में 2 लाख बीज से अनोखी कलाकृति भी बनाई गई है, जिसे बनाया है कलाकार चारूवी अग्रवाल ने। जो स्कल्पचर है वो शक्ति को डिनोट करता है। इसमें ईदा पिंगला जो योगा के फॉर्म है वो भी है इसके अंदर। एंड आइडिया है जो सर्पेंट है, जो स्नेक है, इसका सिंबलिज्म है शक्ति को लेके, जो हम सबकी बॉडी के अंदर है। वो शक्ति कॉइल्ड अप होती है बॉडी के अंदर, बट व्हेन जब एनर्जी राइज अप होती है एक अवेकन माइंड की, जिसकी दिमाग जो आपका नॉलेजेबल इंसान होता है, दैट्स मोर लाइक अ फ्लेम। एंड जैसी वो एनर्जी राइज अप होती है लाइक अ फ्लेम, आपकी शक्ति भी राइज अप होती है, विच इज़ कुंडलिनी। सो द शक्ति इज विद इन अस एंड इट्स ऑल अबाउट फ्लेम गिविंग अस दैट काइंड ऑफ पावर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ की चादर जमी दिखाई दी। श्रीनगर में डल झील के किनारे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे। जम्मू कश्मीर में चलने वाला चिल्लई कलां कठोर सर्दी वाला समय माना जाता है। इस बार यह शुष्क रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य में रह रहकर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ के निवासियों को राहत की सांस मिली और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी हो गया। इस बीच श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने ताज़ा बर्फबारी के बीच शहर की स्थिति की समीक्षा की। हम लोगों ने सबने दुआएं की कि बर्फ़ गिरनी चाहिए। फाइनली श्रीनगर में बर्फ़ गिर रही है और टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और बर्फ़ के गिरने से कुछ मुश्किलात भी आती हैं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लोग दुआएं कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बर्फ़ कैसे हटेगी और कौन कौन सी दिक्कतें पिछले साल आई थी या आती है, उनसे कैसे सामना किया जाए। अगर हम रोड्स की बात करें तो हमारे पास करीबन 3000 किलोमीटर का नेटवर्क है श्रीनगर में, जिसमें हाफ अराउंड 1500 किलोमीटर जो है वो एमईडी डिवीजन करता है और हाफ जो है एसएमसी करती है। इन पे सब पे काम चल रहा है, सारे रोड्स खुले हुए हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने 399 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं। बेन डेकेट 28 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर आउट हुए। इंग्लैंड को जीतने के लिए अभी 332 रन और बनाने हैं। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम 255 रन बनाकर आउट हुई। आज सुबह भारत को शुरुआती झटके लगे। दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जल्द ही पवेलियन लौट गए। यशस्वी ने 17 और रोहित ने 13 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। श्रेयस 29 रन बनाकर आउट हुए, वहीं शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। शुभमन गिल 104 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 45 और आर अश्विन ने 29 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से टॉम हटल ने 4 विकेट लिए। तो फिलहाल के लिए इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।